हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कवर करने वाले हैं। बेसिकली इस लेसन में हमें इंग्लैंड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरी थीम है इस लेसन की वो इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में समझने से पहले हमें उससे पहले के बारे में जानना पड़ेगा। स्पेशली यूरोप और इंग्लैंड के अंदर क्या था बच्चों कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले ही लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू था, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो इसी टर्म्स को हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया था जो था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ फेज व्हेन देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट विच वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि इसके अंदर ये जितना भी था ना वो फैक्ट्री बेस्ड नहीं था। फैक्ट्री बेस्ड कब हुआ था? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। सो दैट इज वाई ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल है वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज का पार्ट माना जाता है। तो ये तो एक बेसिक टर्म्स होगी। इसके बाद बच्चों 17 एंड 18 सेंचुरी में जो सौदागर थे यानी कि जो मर्चेंट्स थे ना वो क्या करते थे कि एक तरीके से गांव जाते थे, कंट्री यार्ड जाते थे शहरों से निकल के। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। और वहां पे ये क्या करते थे, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट एंड आर्टिसंस, यानी कि किसानों को पैसा देते थे ताकि वो उनके लिए प्रोडक्शन कर सके इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि उन्हें वो बेच सके। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि शहरों के अंदर ना पहले से ही जो ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हो गिल्ड नाम से इन्हें जाना जाता है, उनका एक तरीके से डोमिनेंट हमें देखने को मिलता था, यानी कि उनकी मोनोपोली जो थी वो पूरी थी। तो इसलिए इन मर्चेंट्स को काम करने नहीं दिया जाता था। और उस समय वैसे भी कम्युनिज्म की जो डिमांड थी हर देश में ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सिर्फ शहर में बैठे बैठे काम करना पॉसिबल इतना था नहीं। सो दैट इज़ वाई बच्चों ये गांव गांव जाते थे, वहाँ पे लोगों को पैसा देते थे ताकि वो उनके लिए प्रोडक्शन कर सके। मर्चेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। तो यही था कि मर्चेंट को एक तरीके से टाउन्स के अंदर काम करने नहीं दिया जाता था, because rulers granted different guilds the monopoly right to produce the trade in specific product। जैसे कि मैंने आपको बताया था गिल्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, तो ये एक ग्रुप है ना, एक मर्चेंट्स का ग्रुप है जिनके ऊपर फुल राइट्स होता था बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इन्हें वहां के जो रूलर थे वो भी फुल सपोर्ट करते थे। इसलिए ये मर्चेंट्स को एक तरीके से काम नहीं करने देते थे। सो दैट इज वाई मर्चेंट जो थे वो गाँव गाँव जाके एक तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया करते थे। इसके बाद इन द कंट्री यार्ड पुअर पीजेंट एंड आर्टिसन ईगरली एग्री सो दैट दे कुड रिमेन इन द कंट्री यार्ड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। क्या था कि बहुत ज़्यादा ना गरीबी ज़्यादा थी, तो जब ये मर्चेंट्स गांव जाते थे तो जल्दी से वो लोग वहाँ के एग्री कर जाते थे कि हाँ हम आपका काम कर देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम नहीं था। उनके जो भी लैंड थे ना कल्टीवेशन करने के लिए वो भी एक तरीके से सर्वाइवल के लिए पूरे तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। अब भैया ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए पैसों की नीड है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक ये अपॉर्चुनिटी दिखती थी जब ये मर्चेंट इनके पास आते थे काम करवाने के लिए, तो ये तुरंत उन्हें हाँ कर देते थे। सो इससे होता क्या था कि विन विन सिचुएशन हो जाती थी, उनको काम मिल गया, उनको प्रोडक्शन मिल गया। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज कंट्रोल बाय मर्चेंट। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो मर्चेंट के थ्रू ही एक तरीके से फुल कंट्रोल में रहता था। तो ये तो हो गया बच्चों बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आगे बात करेंगे द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री को लेकर। सो बच्चों यहां से हम बात करेंगे कि जब फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। बाय द 1730s द earliest factories in England come up, but only in the late 18th century the number of factories multiplied। यानी कि अगर बात की जाए स्टैब्लिश की तो वो 70-30 के डिकेड में ही हो गई थी, लेकिन जो इनकी संख्या थी वो आप कह सकते हो लेट 18th सेंचुरी के आसपास ही बढ़ी थी। इससे हुआ क्या था कि पहला एक सिंबल माना गया था कॉटन को, जिसे हम कपास कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज अ कॉटन। और आप कह सकते हो इंग्लैंड में कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। इसी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, यानी कि खरीदा था कितना 25 लाख तक का
ये कम नहीं होता, ये रुपीस नहीं है, ये पाउंड है। 1760 तक, और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1787 तक ये हो गया 220 लाख, यानी 220 लाख। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है डिमांड्स को लेकर। सो अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसके अलावा भी और चीजें जो थी अब तेजी से बढ़ती चलेगी, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। और इसी में बच्चों एक इंग्लिश इन्वेंटर थे, इन्हें आप एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो, जिनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। तो उन्होंने एक कॉटन मिल भी स्टैब्लिश कर दी थी, जो कि एक तरीके से सारा का सारा जो काम था ना वो अब मैनेजमेंट के थ्रू ज्यादा किए जाने लगा था। पहले क्या होता था कि जो एक तरीके से जो कॉटन था ना वो घर घर में ज्यादा बनते थे, लेकिन एक मिल स्टैब्लिश कर देने के वजह से अब एक ही कंपनी के अंदर सारा काम होने लगा। अब सारा काम होगा तो लोगों के ऊपर नजर भी रखी जाएगी और मैनेजमेंट भी देखा जाएगा, उनको सैलरी भी दी जाएगी, मतलब प्रॉपर एक तरीके से जो फॉर्मल सेक्टर होता है ना उस तरीके से काम अब होने लगा था। तो ये एक अच्छी चीज थी फॉर इंग्लैंड के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, तो वो हमें अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिले कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल चेंज कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले फर्स्ट अगर हम बात करें इन ब्रिटेन द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रियल वर्क कॉटन एंड मेटल। तो शुरुआत में जो था मैंने आपको बताया था कॉटन और मेटल काफी इंपॉर्टेंट था। कॉटन सबसे पहले पोजीशन पे था। कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840, और इसके बाद धीरे धीरे आयरन स्टील भी जो थी ये इंडस्ट्री भी ज्यादा तेजी से ग्रो करती चलेगी। सेकंड में क्या था द न्यू इंडस्ट्रियल फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले बच्चों क्या था कि सारी जो चीजें थी वो हैंडमेड ज्यादा होती थी, है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को ये न्यू वाली एक तरीके से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिमूव करने में या उनकी जगह लेने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही थी। इवन एट द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स was employed in technological advanced industrial sector, क्योंकि लोग पहले भी बिलीव कर रहे थे अपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के ऊपर, ना कि इस न्यू इंडस्ट्रियल के ऊपर। इसीलिए बच्चों सिर्फ 20% तक ही, कितना कम है, इससे भी कम ही मान लीजिएगा, जो इस न्यू इंडस्ट्री में इन्वॉल्व था, बाकी सारे के सारे ट्रेडिशनल में ही इन्वॉल्व थे। तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा है द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल वाज नॉट सेट अप बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री, बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट आइदर। ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हालांकि वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी बच्चों ये ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गई थी, बल्कि ये एक तरीके से स्लोली इनका प्रोसेस चलता रहा था। फोर्थ है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस था वो भी बच्चों ऐसा नहीं था कि बड़ा बूम हुआ था, नहीं, वो भी उसका प्रोसेस काफी स्लो था। उसका मेन रीजन ये था कि न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, काफी महंगी थी, एंड मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियल वर क्वेश्चन अबाउट यूजिंग इट, और काफी घबराते थे इन नई नई चीजों को इस्तेमाल करने से। वो घबराते इसलिए थे द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। अगर मशीन टूट जाए, खराब हो जाए, तो रिपेयर करवाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था। दे वर नॉट अफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम, और जैसा इसका दावा किया जाता था इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर के थ्रू, उतना अपने ये कह सकते हो कि बात पे खरे नहीं उतर पाती थी ये मशीनें। सो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लोग ट्रेडिशनल के ऊपर अभी भी ज़्यादा बिलीव ही करते थे, इंस्टेड की न्यू इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। उसी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं स्टीम इंजन को लेकर। आपने देखा होगा भाप का इंजन जो होता है ना, तो जेम्स वॉट का नाम याद रखना। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन, जो कि न्यू कॉमन के द्वारा बनाया गया था। तो इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंप्रूव किया और इसे 1781 में पेटेंट करवा लिया, ताकि कोई दूसरा इसे ना ले सके। इसके बाद जेम्स वॉट के एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड थे जिनका नाम था मैथ्यू बोल्टन। उन्होंने इस न्यू मॉडल को मैन्युफैक्चर किया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन बच्चों अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, स्टीम इंजन वर नॉट यूज इन एनी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज अंटिल मच लेटर इन द सेंचुरी। इतना समय बीत जाने के बाद भी ये जो भाप का इंजन था, यानी कि जो स्टीम इंजन था, वो किसी ने खरीदा ही नहीं, यानी इसका यूज ही नहीं हुआ।
वो बात अलग है कि अगर उस समय शार्क टैंक होता तो जरूर कोई ना कोई इन्हें खरीदार मिल जाता इतने अच्छे प्रोडक्ट का, लेकिन उस समय मिला ही नहीं। तो आप इन चीज़ से एग्जांपल समझ सकते हो कि जो लोग थे वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में अभी भी पीछे ही हट रहे थे। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड। सिर्फ 321 के आसपास ही इंग्लैंड के अंदर ये स्टीम इंजन अवेलेबल थे, जो कि 80 तो कॉटन इंडस्ट्री में यूज हो रहे थे, बल्कि 9 वूलन इंडस्ट्री में, और जो कि रेस्ट थे वो अदर इंडस्ट्रीज के अंदर इनका यूज किया जा रहा था। तो इन चीज से भी आप समझ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो कि है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। सो अब इसमें देखिए क्या बात की गई है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। तो ब्रिटेन में बच्चों ह्यूमन लेबर की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। Therefore, industrial did not want to introduce machine which required large capital investment। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो मशीन चाहते ही नहीं थे। एक तो उसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, ऊपर से काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर ख़राब हो जाए तो उसका फिर से रिपेयर करवाने में खर्चा दो। इसीलिए वहाँ पे ह्यूमन लेबर की तो कोई कमी नहीं है। जब भी बच्चों जब डिमांड ज़्यादा होती है ना लोगों की जॉब्स को लेके, तो लोग कम पैसे में भी क्या होते हैं काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी वजह से बेरोजगारी भी किसी भी देश के लिए सही नहीं मानी जाती है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस हिसाब का आपको पैसा भी नहीं मिल पाता, और आप वो काम इसलिए कर पाते हो क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वही होता है ना मजबूरी में जो काम करवा लिया जाता है, वैसे ही कुछ सीन होता है। तो ऐसा ही इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते थे, मशीनों की जगह वे एक तरीके से ह्यूमन लेबर को रख लेते थे। अब ये जो ह्यूमन लेबर थे वो कैसे काम करते थे, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। फिर चाहे एग्जाम्पल के तौर पर गैस वर्क के लिए इनका काम आना हो, या फिर जो ब्रीवरीज होती है यानी कि जो शराब खाने होते हैं वहाँ पर, बुक बाइंडर, प्रिंटर्स, कैटरिंग, क्रिसमस के टाइम पे जो बड़ी बड़ी शिप होती है उनको रिपेयर करने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो लेबर थे वो मिल जाया करते थे, तो इसलिए वो मशीनों की इनको जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऊपर से बच्चों मार्केट के अंदर हैंडमेड एक्स और हैमर था ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते थे कि क्लेम करते थे कि हमें तो यही चाहिए हैंडमेड वाला। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो हैंडमेड जो चीज़ें थी उनकी डिमांड ज़्यादा थी, ना कि जो इंडस्ट्री से बन के आ रही है। तो इसीलिए कुछ इस तरीके सा सीन हमें वहाँ पे देखने को मिलता था। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इन्हीं वर्कर्स की लाइफ के बारे में। लेबर वर अवेलेबल इन अबंडेंस इन द मार्केट विच अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। तो भैया कोई कमी नहीं थी, जैसा कि हमने पहले बात करा, अच्छी खासी क्वांटिटी में जो लेबर था वो आराम से मिल जाया करता था। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडिंग ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड काइंड रिलेशनशिप। और इन लेबर्स को यानी वर्कर्स को जॉब कैसे मिलती थी, तो भैया या तो कोई उनका रिलेशन में हो तो वो उन्हें रेफरेंस के थ्रू जॉब दिलवा सकता है, या फिर कोई उनका फ्रेंड क्यों ना हो वो भी उन्हें जॉब दिलवा सकता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि सभी को जॉब मिल जाती थी, ऐसे बहुत से जने भी थे जिनके सोशल नेटवर्क इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत टाइम तक बेरोजगार रहना पड़ता था, अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता था। और ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो शेल्टर होते थे वहां पर ये अपनी रातें बिताया करते थे बहुत टाइम से, जब तक कोई जॉब नहीं मिल पाती थी इन्हें। और इनमें से तो कुछ ऐसे होते थे जो अपने वापिस ही विलेज चले जाया करते थे। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर वर्कर्स बिकम जॉबलेस। एक टाइम आता है जहां पे लोगों की ज्यादा नीड होती है, तो इसलिए भर्तियां भी ज्यादा की जाती है। जब वो सीजन निकल जाता है तो फिर से वो जो जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था उसकी अब जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में वो जो वर्कर्स है वो दोबारा से जॉबलेस हो जाते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए फिर वो कोई छोटे मोटे काम पकड़ लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमें इन वर्कर्स के साथ भी देखने को मिलता था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी वेजेस इंक्रीज्ड बट द प्राइस ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीज्ड। यानी कि बच्चों 19th सेंचुरी में शुरुआत की बात हो रही है कि जो उनके वेजेस है, जो उनकी इनकम है बढ़ाई गई, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, क्योंकि जो गुड्स थे उनके भी प्राइस बढ़ा दिए गए। जो चीज़ें पहले 5 की थी वो 10 की होगी, तो उनका कोई इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। बस आप कह सकते हो जो बैलेंस में था वो बैलेंस में ही रहा, क्योंकि उस समय वॉर भी हुआ था, नेपोलियन वॉर आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें भी बढ़ गई थी। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। हमेशा से ही लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी का काफ़ी फियर रहता था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी
तो उनकी जॉब को हमेशा खतरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग जेनी जो है वुलन इंडस्ट्री में यूज किया गया था। जो औरतें जो थी ना, वहां की जो वुमेन्स थी, वो हाथ से ऊन बनाती थी, धागे काटती थी, तो उसकी जगह ये स्पिनिंग जेनी आ गई थी। तो इसलिए काफी लंबे टाइम तक उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाजें भी उठाई थी। तो ये भी चीज आप वर्कर्स की लिस्ट में जोड़ सकते हो। इसके अलावा हम तीसरे टॉपिक की बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज में, तो हम बात करेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की। देखिए इंडियन टेक्सटाइल बहुत टाइम से पॉपुलर भी था। इवन जो कॉटन है ना बच्चों, वो इंडिया का ज्यादा पॉपुलर है। अभी आपको इस वाले टॉपिक में सारी चीजें जानने को मिलेगी। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन इंडस्ट्री आने से पहले सिल्क हो गया, रेशम जिसे कहते हैं, कॉटन गुड्स हो गया, एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में टेक्सटाइल की डोमिनेट था इंडिया। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क टू एक्सपोर्ट ट्रेड। इसी वजह से जो इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे ना, वो इस काम में क्या थे, इन्वॉल्व थे एक्सपोर्ट करने में, ताकि उनसे भी उनको फायदा मिलता था। तो ये सारी चीजें टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इसके अलावा क्या हुआ कि ये जो बैंकर्स थे और साथ ही जो ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे, जो वेवर्स होते थे ना, वेवर्स वो होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, बुनकर जिसे हम कहते हैं। एक प्रकार से उनको ये सारा रॉ मटेरियल देते थे, उनसे तैयार कपड़ा खरीदते थे, फिर जाके पोर्ट पे जाके बेच देते थे। तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़ता था, लेकिन प्रॉफिट इनका हो जाया करता था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो वेवर्स थे, जो इनको कपड़ा बना के दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे ना उनकी जो कंडीशन थी वो खराब होती चलेगी। अब वो क्यों हुई थी, वो इस टॉपिक में आपको जानने को मिलेगा। व्हाट हैपेंड टू वेवर्स, क्या हुआ था इन बुनकरों के साथ। देखिए आफ्टर 76 द कंसोलिडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट इनिशियली लीड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो 76 के डिकेड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया की डिक्लाइन मतलब खत्म करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटका, आप कह सकते हो कि कर्नाटक और बंगाल में अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करने से पहले 76 एंड 77 के डिकेड में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी इनके एक्सपोर्ट के लिए। अब वो प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों होती थी, क्योंकि बच्चों हमारे देश में सिर्फ ब्रिटिशर थोड़ी थे, फ्रेंच भी थे, पोर्चुगीज भी थे, तो इनकी वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। होता क्या था, the French, Dutch, Portuguese as well as the local trader compete in the market to secure woven cloth। तो ये सारे के सारे डिमांड करते थे। तो ये जो वेवर्स होते थे, अब भैया इतने सारे लोग डिमांड कर ही रहे हैं, तो हम किसे बेचें, ऑब्वियसली उसे ही तो बेचेंगे जो ज़्यादा पैसा देगा। सो द वेवर एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेनिंग एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। जो ज़्यादा पैसा देगा वो चीज़ें उसकी हो जाएगी। लेकिन वही है कि अंग्रेज होते तो शातिर ही थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश कर लिया, they tried to eliminate the existing traders and broker and establish a more direct control over the weaver। अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, ब्रोकर्स थे, उन्हें हटा दिया ताकि वो डायरेक्ट कंट्रोल रख सके इन वेवर्स के ऊपर। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेड सर्वेंट रखा जिसका नाम था गोमास्ता। अब ये गोमास्ता क्या करते थे कि एक तरीके से सप्लाई को कलेक्ट करते थे और साथ ही जो कपड़े की क्वालिटी थी उसे चेक करते थे, और सबसे बड़ी चीज ये जो वेवर्स थे इनके ऊपर पूरा ध्यान रखते थे। अब हुआ क्या कि भैया वेवर्स के जितने भी रिलेशन थे ट्रेडर्स के, ब्रोकर के साथ, वो खत्म कर दिए। अब वेवर्स को ये बोला गया कि आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है अब वो हमसे, और निगरानी आपके लिए ये जो हमारा पेड सर्वेंट है गोमास्ता वो रखेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके पास अब एक सिंगल ऑप्शन रह गया कि अब तो भैया इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हमें सारा माल बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि एक फायदा भी इनको ये दिखा था कि हुआ ये था कि द वेवर वर ग्रांटेड अ लोन टू बाय द रॉ मटेरियल वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड। इनको ऑर्डर मिलता था वेवर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है।
जैसे ही मान लो कि 100 कपड़े रेडी करने हैं, आपको इसका ऑर्डर मिल गया, चलो अच्छी बात है। अब उस कपड़े बनाने के लिए इन वीवर्स को किसकी आवश्यकता पड़ती थी? रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल के लिए भी बच्चों पैसे लगते हैं, तो इनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में यही जो कंपनी थी इनको लोन प्रोवाइड कराती थी रॉ मटेरियल के लिए। तो जब ये ले लेते थे तो एक तरीके से जब सारी चीज़ें हो जाती थी तो ये गोमास्ता को बेच दिया करते थे। अब इन्हें धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रॉफिट नज़र आने लगा। द प्रोड्यूस क्लॉथ वाज टू हैंडेड ओवर द गोमास्ता, यानी कि बनने के बाद जब वो ये बेच देते थे तो एक 1-to-1 कनेक्शन हो गया, है ना। इसके बाद हुआ क्या कि वेवर्स की कंप्लीट एंटायर फैमिली आप कह सकते हो कि इसी काम में लगी। उनके जो एक लैंड्स थे ना खेती वेती करने के लिए, तो उन्होंने उसे एक तरीके से किराए पे दे दिया। अब सारी की सारी जो फैमिली है वो सिर्फ इन्हीं को ही बनाने में क्या लग गई कि भैया पैसा मिल रहा है, सर्वाइवल करने के लिए और अच्छा रहेगा, बेटर लाइफ हो सकेगी। और इनकी सोच गलत भी नहीं थी क्योंकि हर किसी को मनी की नीड होती ही है। लेकिन बच्चों आगे चल के हुआ क्या, इन मैनी वेविंग विलेज देयर वर रिपोर्ट ऑफ क्लैशेस बिटवीन वेवर्स एंड गोमास्ता बिकॉज ऑफ, यानी कि बहुत सारे जो वेविंग के जो विलेजेस थे ना, अब वहां पे ये होने लगा कि ये जो गोमास्ता है और जो वेवर्स है उनके बीच में क्लैशेस होने लगे, क्योंकि जो गोमास्ता थे ना वो आउटसाइडर थे और इसलिए इनका कोई सोशल लिंक नहीं था इन विलेजेस के अंदर। अब ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे इन वेवर्स को कि टाइम पे ऑर्डर आपने क्यों नहीं किया। इनको मारा जाता था, कोड़ों से, हंटरों से मारा जाता था। और साथ ही ये डिमांड भी नहीं कर सकते थे, मतलब बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते कि आपको इतना प्राइस क्यों दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके थे। सो द प्राइस वेवर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज अ माइजरेबली लो, बहुत ही कम पैसों में इन्हें काम करना पड़ रहा था क्योंकि ये कर्ज में दबे हुए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ता था। कुछ ऐसे ही इन्होंने सर्कल में इन्हें फंसा दिया था। तो कुछ ऐसा इनके साथ हुआ था बच्चों वेवर्स के साथ, जो इतने टॉप लेवल के थे वो आते 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 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय इन्हें कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर एक सिटी है इंग्लैंड की, और इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि इंडिया आने का पर्पस इनका क्या था। सारी चीजें आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेगी। इन 1772 हेनरी पेटुलो said that the demand for Indian textile could never reduce since no other nation produced goods of the same quality। जो हेनरी पेटुलो थे उन्होंने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो कपड़ा है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, ऐसे उन्होंने कहा था। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी की, इंडिया विटनेस अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी एक्सपोर्ट के मामले में वो नीचे जाती रही थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और इसी टाइम आप कह सकते हो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। अब ब्रिटिश का जो कॉटन था वो ऊपर जाने लग गया था। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड वर रिस्ट्रिक्टेड इनटू इंडिया, और ये भी अब इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया था। ये क्या था सारा रीजन, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, जब कॉटन इंडस्ट्री आप कह सकते हो इंग्लैंड में डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल ग्रुप प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल। यानी कि जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल ग्रुप था ना इंग्लैंड का, उन्होंने बोला था कि देखो हमारे यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो भैया हम कंपटीशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो भी बाहर से आएगा उसके ऊपर क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी टैक्स के तौर पे। ये स्पेशली टेक्सटाइल की बात हो रही है, कॉटन टेक्सटाइल की। सो दैट द मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट कॉम्पिटिशन, ताकि जो मैनचेस्टर के गुड्स हैं वो ब्रिटेन के अंदर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन अच्छे से बेचे जा सके। तो ये इनका था। इसके अलावा इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे भी प्रेशराइज किया था कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर है उसे इंडियन मार्केट में सेल आउट करो, ठीक है। दोस कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जो इंडिया के कॉटन वीवर थे उनको 2 टाइप्स की मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिली।
पहली थी कि उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया और जो लोकल मार्केट थी वो श्रैंक होगी, यानी कि गिरती चलेगी, सिकुड़ती चलेगी, क्योंकि भैया मैनचेस्टर इंपोर्ट अब ज़्यादा जो होने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें मैनचेस्टर की थी, इंडिया में आने का यही इनका एक पर्पस था। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द लोअर कॉस्ट कॉटन गुड प्रोड्यूस बाय मशीन, तो मैनचेस्टर की एक अच्छी बात ये थी कि इनके जो गुड्स थे वो काफ़ी कम कीमत पे आराम से विदाउट ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती थी, वो प्रोड्यूस हो जाया करते थे। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी फैक्ट्री इन इंडिया बिगन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन मेड गुड विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ द वीवर। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि वीवर्स के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी अब वो सामने आने लगी, अब क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़्यादातर देखने को मिल रहा था, वो भी 19th सेंचुरी के अंदर। आगे बात करते हैं फैक्ट्री कम अप। अब फैक्ट्री के आ जाने से हुआ क्या, एक सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं। देखिए 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप। बॉम्बे के अंदर पहली कॉटन मिल क्या हुई, स्टैब्लिश हुई 1854 में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1855 में जूट मिल बंगाल में आई। 1862 में 4 कॉटन मिल और आई। 1862 में अनदर जूट मिल आई। 1860s में एलिगेंट मिल जो थी वो कानपुर में स्टैब्लिश हुई। 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल जो थी वो मद्रास यानी चेन्नई में एक तरीके से स्टैब्लिश हुई। सवाल अब बच्चों यहाँ पर ये है कि इन सब इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर सेटअप कर कौन रहा है, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, और साथ ही कौन इन मिल्स के अंदर काम कर रहे। तो ये सारी चीजें बच्चों हम फैक्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, अब इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग अफीम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। यानी कि 18th सेंचुरी के एंड में आप कह सकते हो कि इंडिया में ब्रिटिशों ने क्या किया था कि जो अफीम है उसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया, किसे, चाइना को, और वहां से इंपोर्ट किया टी को, ताकि वो इंग्लैंड में भेजी जा सके। अब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था अफीम एंड टी का, इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ किन लोगों को, जो कि इंडियंस थे, क्योंकि उन्होंने इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक सपोर्टिंग रोल अपना निभाया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और उस बेनिफिट से अच्छी इनकम हुई, और उन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्री थी उन्हें स्टैब्लिश कर लिया। टाटा का नाम सुना है आपने? जी हाँ बच्चों, एग्जाम्पल आने वाला है, ज़रा ध्यान रखिएगा। इन बंगाल एग्जाम्पल के तौर पे द्वारकानाथ टैगोर जी, उन्होंने क्या किया था, मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड, setting up 6 joint stock company in 1830 and 1814। आप देख सकते हो द्वारकापाल जी ने इसी चाइना ट्रेड की वजह से अपनी खुद की 6 कंपनी ओपन करी। इसके अलावा बॉम्बे में जो पारसीज थे, जैसे दिनशा पेटिट हो गया और जमशेदी नुसरेवान जी टाटा जी, इनका नाम कौन नहीं जानता, तो उन्होंने भी अपना एक इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया था इंडिया के अंदर, जो हर एक फील्ड के अंदर आज हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि टाटा का नाम बहुत सारी इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है, कुछ एक आध इंडस्ट्री होगी जिसमें उनका नाम नहीं आता, लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है उसकी। और इसके अलावा बच्चों हुकुमचंद जो कि इंडियन मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने एक सपोर्टिंग रोल के बिहाफ पर अच्छी खासी इनकम उस समय जनरेट करी। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? अब सवाल यहां पर आता है, जैसे हमने देखा था कि सेटअप कौन कर रहा था, तो ये कर रहे थे। अब ये जो वर्कर्स थे वो कहां से आ रहे थे, तो इसमें सबसे ज्यादा था इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। यानी कि ये जो वर्कर्स थे जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट होते थे जहां पर भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती थी, वहां से आते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, यूजली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट अ न्यू रिक्रूट, यानी कि वो अपने पास एक जॉबर रख लेते थे। आज के समय जिन्हें हम HR कहते हैं, जो कि इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक जॉबर रख लेते थे, और ये जो जॉबर होता था वो नए नए रिक्रूट्स करता था। वो कैसे करता था, ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने गांव से लोगों को बुलाता था, एंश्योर देम जॉब, उन्हें जॉब देता था, और साथ ही सेटल होने में सिटी में उनकी हेल्प भी
करता था। अब इसमें रिलेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते थे, उनको जॉब्स जल्दी मिल जाती थी, तो यहाँ से तो वर्कर्स आते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, द पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अब हुआ ये था कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय बच्चों पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इसमें इन्वॉल्व जो था वो ब्रिटेन भी था, जो कि अलाइड पावर कंट्री में शामिल था, है ना, जिसके साथ फ्रांस भी था और साथ ही यूएसएसआर एंड अमेरिका भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी एस्टैब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो वो क्या कर रही थी, एक तरीके से टी एंड कॉफी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड में वैसे भी, तो वो एक तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट से चीप रेट में इनके लिए लैंड्स एक्वायर कर रही थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द स्वदेशी मूवमेंट प्रोमोटेड इंडियन इंडस्ट्री। अब ऐसी धीरे धीरे करते करते इंडिया की तरफ से भी एक काउंटर अटैक ये था कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को शुरू करना चाहा, जिसमें उन्होंने बॉयकॉट किया इन ब्रिटिशों के गुड्स का और अपने गुड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा। अब इसमें बात आएगी एडवर्टाइजमेंट को लेकर। फ्रॉम 1906 में क्या हुआ था, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यॉन टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लोडेड द चाइनीज मार्केट। अब 1906 में चाइना और जापान जैसी कंट्री के अंदर एक तरीके से हमें वहां पर अच्छे खासा प्रोडक्शन देखने को मिला यान का, तो इस वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा था अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि नाम मात्र का ही रह गया। अब उनके पास तो वो सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन वही है ना कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो निकल ही जाता है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश मिल बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। जो पहले मैनचेस्टर का गुड्स इंडिया में आ रहा था वो भी अब क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होता चले गया, क्योंकि भैया ब्रिटेन तो इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और उसे ज़्यादा से ज़्यादा भैया युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी, बहुत सारी चीज़ों की भी नीड्स थी, चाहे वो आर्मी के कपड़े बनाना हो, वेपन्स बनाना हो, उनका एक रॉ मटेरियल इकट्ठा करना हो। इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडियंस को ही दी गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया था, उनको एक्सप्लॉइट भी किया गया था, वो बात अलग है, लेकिन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने सामने रखी थी। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ऑल पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि उस समय एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कि इंग्लैंड तो बिजी है वॉर में, तो उन्होंने अपना इतना अच्छा पूरे इंडिया के अंदर कब्जा कर लिया कि ये मैनचेस्टर गुड्स अब यहाँ पर आए ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया गया था इंडियंस ने। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट। अब इसमें हुआ क्या था, लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ देम लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। तो शुरुआत में कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि बंगाल और बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी। 20th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड हैंडलूम एक्चुअली एक्सपेंडेड। अब ये बढ़ाए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वेवर यूज लूम्स विद द फ्लाइंग शटल, जो कि एक कठपुतली की तरह काम करती है। ज़्यादा प्रोडक्शन इससे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए मार्केट फॉर गुड्स को लेकर, न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। देखिए जो मैनचेस्टर का डिमांड क्यों बढ़ रही थी ज़्यादातर, क्योंकि वो ना अपने प्रोडक्ट के साथ लेबल लगाते थे जिससे लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। तो आज के समय हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हर जगह लिखा होता है प्रोडक्ट के पीछे कि मेड इन इंडिया, मेड इन इटली, मेड इन इंग्लैंड। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग और ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो न्यू कंज्यूमर क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, होर्डिंग्स हो, स्ट्रीट वॉल हो, टेलीविजन स्क्रीन, हर जगह दिखाई जाती थी। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि जो नेशनलिस्ट स्वदेशी मूवमेंट था वो और ज़्यादा ग्रो हुआ। लोगों ने क्या किया कि खुद अपने ही प्रोडक्ट पे जो इंडियन गोड्स है ना उन्हें लगाना शुरू कर दिए। इससे होता था कि उस प्रोडक्ट की ये पहचान हो पाती थी कि ये तो इंडिया का ही है, क्योंकि गोड्स भी इंडिया के ही है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तरीके से एक नया तरीका निकाला गया था। ये सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कुछ इन अलग अलग स्टेजेस में हमें देखने को मिला। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं बच्चों एक तरीके से इंडियंस को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा बेनिफिट था वो अंग्रेज ही लेके गए थे। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज इंडिया में उस समय स्टैब्लिश हुई जो आज के समय पूरे वर्ल्ड में अच्छा खासा अपना जो मार्केटिंग कैप्चर है वो बनाए रखे हुए हैं। जैसे मैं टाटा स्टील एंड
और की अगर बात करूं तो उसका अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये था इस लेसन के अंदर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। होप सो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।